नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और लगभग 10 के इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। 8 से 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सब डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओवरऑल एक फर्जी टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप देख के जो YouTube की वीडियो में नीचे लिंक दे रखा है वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। लगभग 55,000 फॉलोवर्स है इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com यूज कर रहे हो तो उसके स्टडी डिटेल सेक्शन में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पे आपको एक 2024 का यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स भी मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी मैं लेटर इन द लेक्चर आपको दूंगा। चलिए भाई, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स मोदी। देखिए, जब 21वां लॉ कमीशन बना था, उस 21वें लॉ कमीशन ने बोला गया था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंडिया में जरूरत नहीं है, लेकिन 22वें लॉ कमीशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में फिर से बातचीत हो रही है। और रिसेंटली यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओपनली यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट किया है। अब अक्सर कर यहां पे ये बोला जाता है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो आप एंटी माइनॉरिटीज हो जाओगे, आप एंटी मुस्लिम हो जाओगे। लेकिन यहां पे अपने ही तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एंटी मुस्लिम्स हो रहे हो। मुस्लिम्स के भी प्रॉपर तरीके से सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट बात कर रही हैं, वो आज भी माइनॉरिटीज को सब्जुगेट ही करना चाहती हैं, उनको पिछड़ा ही छोड़ना चाहती हैं। समय मॉडर्नाइजेशन का, ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब इंप्लीमेंट होगा तो वो बिल्कुल कोर सेंस में इंप्लीमेंट नहीं होगा कि हाँ भाई एक सेट ऑफ लॉ सबके लिए बना दिए। उसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर किए जाएंगे, बट दिस इज हाई टाइम कि एक घर के अंदर एक इंडिविजुअल के ऊपर अलग नियम कानून जारी हैं, दूसरे के ऊपर अलग। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदू फैमिली और मुस्लिम फैमिली में कंपेयर करिए तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, उनको इक्वल प्रॉपर्टी के राइट्स है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में ऐसा नहीं है। बहुत से आप कह लो डिवोर्स से रिलेटेड और सक्सेशन से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो वुमेन के फेवर में नहीं जाते मुस्लिम पर्सनल लॉज में। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं, जो कि ओवरऑल सब्जुगेटेड क्लासेस है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उनके भी फेवर में जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति एक एक्सेप्टेंस, एक कह लो फेवरेबल पॉइंट यहां पे दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो हो सकता है कि 2024 के लोकसभा पोल से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट है। वैसे मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में कमेटी बनाने की बात की गई है। तो आगे आने वाले कुछ महीनों में जैसे जैसे इलेक्शंस पास आएंगे, हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में अभी की रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट आए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। उसके बाद भाई, यहां पे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिस्पेक्ट में ओपनली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना सपोर्ट दिखाया तो बहुत सारे अपोजिशन के पॉलिटिशियंस इनके अगेंस्ट में आ गए। वही पॉइंट कि हाँ भाई, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके मुस्लिम्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 2024 लोकसभा इलेक्शन में देश की सोसाइटी को पोलराइज कर रहे हैं। सेम लाइंस पे ओवरऑल अपोजिशन करंट रूलिंग पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका क्या लेना देना है, मतलब आपका क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप क्या सोचते हो। देखिए, अपने पॉइंट्स को ना एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मत बताना। जब भी मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूं ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो या तो कुछ कमेंट्स बिल्कुल ऐसे होंगे कि ना भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जरूरी है देश के अंदर अलग अलग पर्सनल लॉज को। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, हमारे सेट ऑफ पर्सनल लॉज डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कभी आप भी एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटके एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देने की कोशिश करिए। ज्यादातर आप लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप इस प्रकार के एनालिटिकल लेक्चर सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ दिमाग है, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचने की कैपेबिलिटी है। तो आप बताइए कि देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या पर्सनल लॉज के बजाय एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उस यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज में कुछ आप कह लो एक्सेप्शंस होंगे। जरूरी नहीं है कि सेम सेट ऑफ लॉज सबके ऊपर बिना मतलब डाल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल
अब बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है कि ट्राइबल्स का अपना सेट ऑफ तरीका है जीने का, तो ओवरऑल क्या इन ट्राइबल्स के ऊपर भी आप यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज डाल दोगे? तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस किए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू पोलराइज किया जा रहा है इलेक्टोरेट को, कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है। बहुत से पॉइंट्स है, आपको भी पॉइंट में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाना चाहूंगा। वैसे तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। मैं मेंटरशिप कोर्स की बात कर रहा हूं, 2024 यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स चालू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिटेल्ड कवरेज उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। आप चाहें तो एक बार इस मेंटरशिप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। जीएस पेपर 1 से 4 तक टॉपिक्स एग्रीगेटेड हैं, उसके साथ साथ वर्ड हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इनके भी फोल्डर्स धीरे धीरे बन रहे हैं। थीम बेस्ड टॉपिक भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप आके उन टॉपिक्स को डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। नवंबर 2024 तक ये पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा, जरूरत पड़ी तो उस समय पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होंगी, बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इनफैक्ट इतनी फ्री पीडीएफ्स होंगी कि आपको मेंस की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक बुक्स को पढ़ के रखे हो, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी हो गई जो कि मैंने पढ़ा रखी, सतीश चंद्रा की मिडल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ठीक है, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स हो गई, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11th और 12th क्लास की होगी। तो ये बेसिक किताबें आपने पढ़ रखी हैं, जो कि 50% से ज़्यादा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ओवरऑल ये कोर्स आपके बहुत काम का, आप कोर्स के साथ साथ भी इन किताबों को पैरेलली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बार चाहें तो मेंटरशिप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर्षित द्विवेदी www.harshitdvedi.com वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल ऐप के थ्रू खरीद के अगर आप डेस्कटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप मेरी वेबसाइट www.harshitdvedi.com पे जाइए, वहां पे लॉगिन करिए और कोर्स सेक्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। फिर अगली न्यूज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हैरेसमेंट ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर इज अनएक्सेप्टेबल सेज व्हाइट हाउस। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भैया सबरीना सिद्दीकी नाम की एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए थे तो यूएस में जो बाइडेन जी के साथ खड़े होकर वो जर्नलिस्ट के क्वेश्चन टेकअप कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ एडवर्स क्वेश्चन भी आने थे। ये जो सबरीना सिद्दीकी हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर, इन्होंने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी से क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है इंडिया के अंदर। 22 जून को क्वेश्चन पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विनम्रता से बता दिया कि नहीं भाई, डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को अपहेल्ड किया जा रहा है। अब इसके बाद ओवरऑल सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन काफी अपोजिशन देखने को मिला है, बहुत हद तक इनके पास एडवर्स कमेंट आए हैं। देखिए कई बार दोस्तों ऐसा देखा गया है, और ऐसा ये नहीं है कि ये फिनोमेना इंडिया को कॉमन है। आप समझो दोस्तों, इंडिया एक राइजिंग पावर है और राइजिंग पावर को दबाने के बहुत लोग कोशिश करते हैं। जैसे जैसे एक इंसान, आपके खिलाफ आवाजें तब बढ़ेंगी जब आप ताकतवर हो रहे हो। और ओवरऑल इस समय पे जो इंडिया के लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, अब देखिए बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, बट ये बात तो देखिए माननी पड़ेगी कि जिस लेवल की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर, हाँ ये अलग बात है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो मोदी जी को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, चिढ़ता सा है, और दूसरा एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे कम ही लोग हैं जो न्यूट्रल स्टांस लेके बैठे हैं कि हाँ भाई पॉलिसी के बेसिस पे वो सरकार को एनालाइज करें। तो यहां पे जिस लेवल की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी कमांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर, वो अनपैरेलल्ड है। इस समय पे चाहे आप जो बाइडेन ले लो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू ले लो, बड़े बड़े लीडर्स का नाम ले लो, दुनिया के किसी भी कंट्री के कोई भी सिविलियन लीडर इस हद तक पॉपुलैरिटी को दुनिया में कमांड करे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना बड़ा एक इंसान का स्टैचर होगा उतना ही बड़ा उसका अपोजिशन होगा। तो जब मोदी जी से यहाँ पे सवाल पूछा गया तो मोदी जी ने तो यहाँ पे बहुत विनम्रता से जवाब दे दिया कि नहीं भाई, कोई डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग नहीं हो रही, माइनॉरिटीज के राइट्स भी इंडिया के अंदर अपहेल्ड है। लेकिन फिर सबरीना सिद्दीकी के ऊपर बहुत प्रकार के पर्सनल क्वेश्चंस आ गए, इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर इनको कंडेम्ड किया गया। तो फाइनली जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन किर्बी साहब, इनको सबरीना सिद्दीकी के फेवर में आना पड़ा। इन्होंने बोला कि भाई देखिए नेशनल काउंसिल लीड है जॉन किर्बी फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इनको ये बोलना पड़ा ओपनली कि नहीं भाई देखिए हम सबरीना सिद्दीकी को सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार से सबरीना सिद्दीकी को कंडेम करना, हैरेस करना ये अनएक्सेप्टेबल है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है ना।
ओवरऑल इन्होंने माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड सवाल पूछे, राइट ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड सवाल पूछे, अपहोल्डिंग फ्री स्पीच से रिलेटेड सवाल पूछे। तो मिस सिद्दीकी को ओपनली ट्रॉल किया जा रहा है, क्या है इनके मोटिव, क्या है इनके हेरिटेज। बाद में सबरीना सिद्दीकी ने भी अपने आप को डिफेंड किया कि भाई देखिए, उन्होंने अपनी फोटोज ट्वीट की कि इंडियन क्रिकेट टीम की शर्ट पहने हुई हैं इनके फादर, और ये लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो देखिए क्या है ना, अब दुनिया धर्म के नाम पे तो पोलराइज है ही। इंडिया के अंदर डेफिनेटली माइनॉरिटीज को लेकर कुछ एडवर्स अटैक्स जरूर होते हैं, बट ये बात भी सच है दोस्तों कि इंडिया के अंदर ओवरऑल हर धर्म के इंसान को आगे बढ़ने की आज़ादी है। आप पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से दबाया गया है। हिंदू लड़कियों का गायब होना, उनका रेप होना, उनका ज़बरदस्ती कन्वर्जन होना, ये बहुत आम बात है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा कोई बोलता भी नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक है वो। इंडिया के अंदर एक प्रॉपर सेक्युलर सरकार काम कर रही है, एक प्रॉपर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आएगी, किसी की भी आएगी, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस चलता है संविधान के हिसाब से, और संविधान हर धर्म के इंसान को आगे बढ़ने की काबिलियत देता है। इसलिए आप देखो कि इंडिया के अंदर कभी भी धर्म के नाम पे एक इंसान डिसएडवांटेज फील नहीं होता। किसी भी धर्म का इंसान, उसके पास ऊपर बढ़ने का एवेन्यू अवेलेबल है, क्योंकि सबको पता है कि किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी कास्ट का इंसान हो, किसी भी जेंडर का इंसान हो, अगर वो अमीर बनेगा, अगर वो औकात डेवलप करेगा, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कल की डेट में आप पैसा कमाते हो तो पैसे को तो इंडिया के अंदर ही खर्चोगे ना, तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा ना। तो डेफिनेटली ओवरऑल इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे हर प्रकार के तबके के लोगों को ऊपर उठने की बराबर की वो मिली है। हाँ, बीच में कुछ धर्म के नाम पे झड़प हो जाती है, काउ विजिलेंटिज्म, इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एक सेट प्रोपोगेंडा के थ्रू, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोपोगेंडा के थ्रू इंडिया के लीडर्स को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। अब उसके बाद जब इंडिया के लोग रिएक्ट करते हैं तब ये बोलते हैं कि मेरे को ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे सबकी अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, आपके क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। वो तो मुझे पता ही है कि जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं वो बोलेंगे भाई बिल्कुल सही हो रहा है, और जो मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे कि अरे भाई ये तो क्या बात हो गई, इनको तो अगेंस्ट करना ही करना है। मुझे पता है ये जो पर्टिकुलर बीजेपी और मोदी जी वाला टॉपिक है ना, ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपका पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा या फिर कह लो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा रेडिकल है। यहाँ पे कुछ लोग फेवर में तो बिल्कुल ही फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में तो बिल्कुल ही अगेंस्ट में, और वो जल्दी बदलने वाली है नहीं। आगे बात करते हैं। फिर वही चीज़ कि भाई व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन पेरी ने भी बोला मिस्टर किर्बी की मैसेज को कि भैया हम तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को कमिटेड हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद जिस प्रकार से सबरीना सिद्दीकी का हैरेसमेंट हो रहा है ये ठीक नहीं है, ओवरऑल प्रधानमंत्री जी को इस हैरेसमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें हो रही हैं। फिर यहाँ पे जो बाइडेन से भी बोला गया कि क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा, प्रेस फ्रीडम के बारे में पूछा, तो ऑब्वियस ही बात है इस समय पे दोनों कंट्रीज यूएस और इंडिया एक दूसरे के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को टॉक्स को डीरेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो चीज अवॉइड की जा रही है दोनों देश के लीडर्स के द्वारा। फिर आगे, लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीजा एक्सटेंशन डिनाइड। तो भैया आखिरी चाइनीज रिपोर्टर जो कि इंडिया की धरती पर मौजूद था वो अब इंडिया छोड़ के जा चुका है। देखिए 2016 में इंडिया ने जिनहुआ के 3 रिपोर्टर्स को बोला कि इंडिया से बाहर निकलो। 2017 में चाइनीज मीडिया के जो भी जर्नलिस्ट आते हैं उनको केवल 3 महीने की वीजा इशू करने शुरू कर दिए इंडिया ने। फिर 2020 में चाइना ने भी रिफ्यूज किया कि हम इंडियन रिपोर्टर्स को नए वीजा नहीं देंगे, और 3 इंडियन रिपोर्टर्स को बोला कि चाइना से बाहर निकलो। अप्रैल 2023 चाइनीज मीडिया की प्रेजेंस इंडिया के अंदर केवल 2 जर्नलिस्ट तक रह गई, और बीजिंग ने भी बोला इंडिया के 2 जर्नलिस्ट को जो कि चाइना में थे कि भैया बाहर निकलो, और जून 2023 में चाइना के आखिरी रिपोर्टर को वीजा एक्सटेंशन देने से डिनाई कर दिया गया। अब ये आखिरी रिपोर्टर भी चाइना का फ्लाइट पकड़ के चाइना लौट गया है। इंडिया के अंदर इस समय पे कोई भी चाइनीज रिपोर्टर अवेलेबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लड़ाई है ओवरऑल इंडिया चाइना की, व्हेन इट कम्स टू एलएसी कंटेक्स्ट, एलएसी की क्राइसिस के बाद, एलएसी की इंक्रोचमेंट के बाद इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत ज़्यादा डाउनस्लाइड हुए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं, और वो इन जर्नलिस्ट की प्रेजेंस से भी समझ में आ रहा है। तो आखिरी जो रिपोर्टर चाइना का इंडिया के अंदर काम कर रहा था वो भी इंडिया छोड़ के अब जा चुका है। फिर भाई पेरियार यूनिवर्सिटी विथड्रॉ सर्कुलर बैनिंग ब्लैक ड्रेस एथलीट्स कन्वोकेशन। देखिए आपको पता है दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि साहब। तब क्या है, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब की बनती नहीं है तमिलनाडु के सरकार से, तविदमुनितर कज़गम की सरकार से। अब हुआ ये दोस्तों कि पेरियार यूनिवर्सिटी जो है सालेम में,
वहां पे कॉन्वोकेशन होने वाला है। अब कॉन्वोकेशन में अक्सर कर आपने देखा होगा कि ब्लैक रंग के कपड़े पहने जाते हैं, ब्लैक हैट पकड़ी पहनी जाती है, फिर जब डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद हैट ऊपर की तरफ उछाली जाती है। वो सब कॉन्वोकेशन के प्रोसेस आपने कई जगहों पे देखे होंगे, कॉमन ही होते हैं हर जगह पे। अब हुआ दोस्तों यहाँ पे ये है कि आर.एन. रावी साहब के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु की एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कर रही थी। तो फिर चाहे वो सीपीआई पार्टी हो, सीपीआई-एम हो, एमडीएमके हो, वीसीके हो, आईयूएमएल हो, तमिज़गा वाजुरमराई काची हो, फिर मनिथनिया मक्कल काची हो, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिस्टर आर.एन. रावी के अगेंस्ट एक ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट प्लान कर रही थी। ठीक है ना, मतलब ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट मतलब काले कपड़े पहन के आर.एन. रावी साहब को क्रिटिसाइज किया जाएगा जब ये कन्वोकेशन में आएंगे। कहाँ पे? पेरियार यूनिवर्सिटी में। अब हुआ ये दोस्तों कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आएंगे वो भी काले कपड़े पहन के आएंगे, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स अपनी कन्वोकेशन की डिग्री लेने आ रहे हैं वो भी काले कपड़े पहन के आएंगे। तो हुआ यहाँ पे ये कि जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि कन्वोकेशन में काले कपड़े मत पहनो। अब सोचो कितनी अजीब बात है दोस्तों, जो बच्चे यहाँ पे अपनी फाइनल डिग्री लेने आ रहे हैं कन्वोकेशन में, उनको ही यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है काले कपड़े मत पहनो। और यूनिवर्सिटी ने इसके लिए वजह क्या बताई? भाई पुलिस ने ऐसी एडवाइजरी इशू की है। बाद में जो सालेम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, पुलिस के बी विजय कुमारी जी, इन्होंने बोला कि भैया हमने तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया यूनिवर्सिटी को कि काले कपड़े मत पहनो। देखिए, पुलिस डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पसेस के रिस्पेक्ट में जरूर आई थी, क्योंकि गवर्नर साहब आ रहे हैं और गवर्नर साहब के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजिटेशन कर रही हैं, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को तो रिव्यू करना ही पड़ेगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरऑल पुलिस के सिक्योरिटी रिव्यू के चलते यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाल दिया, सर्कुलर निकाल दिया कि कन्वोकेशन में काले कपड़े पहन के नहीं आ सकते। तो पुलिस ने बोला कि भैया हमने तो तुम्हें कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं दी, तो तुम हमारे नाम पे बच्चों को काले कपड़े पहनने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें रोकना हो रोको, वो तुम्हारी पर्सनल एजुकेशनल पॉलिसी है, लेकिन पुलिस के हवाले कर दे के इस तरीके का कोई सर्कुलर मत निकालो। ठीक है ना। तो पुलिस ने यहाँ पे ओपनली, मिस विजय कुमारी ने यहाँ पे ओपनली बोला कि जी हाँ, हम यूनिवर्सिटी गए थे, हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को इंस्पेक्ट किया, लेकिन हमने कभी भी यूनिवर्सिटी स्टाफ को ये नहीं बोला कि आप काले कपड़े मत पहनिए। वो आपके हिसाब से है, वो आपका ड्रेस कोड है कन्वोकेशन का, आप बच्चों को पहनाना चाहो नहीं पहनाना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन पुलिस का हवाला देख के इस प्रकार के नियम कानूनों को अनाउंस मत करो। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखो तो पेरियार यूनिवर्सिटी ने इस पर्टिकुलर सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया है। तो जो बच्चे कन्वोकेशन के लिए आ रहे हैं वो काले कपड़े पहन के आ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं द कंसर्न्स अबाउट इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड। देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो यूएस की कंपनीज हैं, जो इंडिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है। और ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इन प्रॉब्लम को जब आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने इंडिया को अपना घर ही समझ लिया, गढ़ी समझ लिया। मतलब इंडिया के मार्केट से जितना भी पैसा कमाएंगे अपनी शर्तों पे कमाएंगे, भारत सरकार को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। समझाने की कोशिश करता हूं, भारत सरकार ओवरऑल इन यूएस कंपनीज के फायदे के बेसिस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, कुछ रीजनेबल टैक्सेस लगा रही है, और वो भी इन पर्टिकुलर फॉरेन कंपनीज को पसंद नहीं आ रहे। समझते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस की स्टेट विजिट पे गए तो भैया कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी ये एक इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट बन के उभरा। ठीक है ना, कुछ सब्सटेंसिव आउटकम्स निकले, ऐसा बोला फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब ने। अब डिजिटल ट्रेड एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके बिगेस्ट यूएस टेक कंपनीज कुछ पॉलिसी हर्डल्स को फ्लैग कर रही हैं। इन पर्टिकुलर यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनी का ये बोलना है कि इंडिया की जो सरकार है ना, वो बहुत से मल्टीपल पॉलिसी हर्डल्स को लेके आ रही, पेटेंटली प्रोटेक्शनिस्ट पोस्चर अपना रही है इंडिया की सरकार, ऐसा यूएस की कंपनीज बोल रही हैं। हुआ क्या है, इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में जो हेडक्वार्टर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है यूएस का, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है यूएस की सबसे बड़ी टेक कंपनीज का, फिर चाहे अमेजॉन हो, गूगल हो, मेटा हो, इंटेल हो, याहू हो, इन सारी कंपनीज ने 20 पॉलिसी बैरियर्स को पॉइंट आउट किया है। एक नोट यहां पे रिलीज किया गया सीसीआईए के द्वारा, की थ्रेट्स टू डिजिटल ट्रेड 2023, मतलब इंडिया में जब ये पर्टिकुलर कंपनीज ऑपरेट करती हैं इनको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो देखिए, एक सिरे से प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं और इससे आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में एक इंडिकेशन है कि ये यूएस की कंपनियां इंडिया को अपने बाप का घर समझती हैं, जो चाहे वो यहां पे करना चाहती हैं। सरकार अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो भी वो उनको पसंद नहीं आ रहे। बताते हैं क्या क्या। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आया। बायलेटरल ट्रेड में 7.65% का इजाफा देखने को मिला। 2022-23 में यूएस इंडिया का बायलेटरल ट्रेड $128.55 बिलियन। नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए, इंपॉर्टेंट है।
अब सीसीआई अमेरिका का यह बोलना है कि भैया यूएस डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर, इसका इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के पॉलिसी हर्डल्स के चलते यूएस इंडिया की जो डिजिटल ट्रेड है उसमें $27 बिलियन का डेफिसिट झेलना पड़ रहा है यूएस को, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में रिसेंटली बहुत सी टेक पार्टनरशिप्स हुई हैं, जैसे कि ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अनाउंस किया। उसके साथ साथ इंडिया और यूएस ने एस्टैब्लिश किया स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग with a focus on addressing regulatory barriers and analyzing export controls for smoother trade and deeper cooperation in critical areas। ठीक है भाई, आपने अच्छे अच्छे एवेन्यूज को यहाँ पे अनाउंस कर रखा है, लेकिन सिग्निफिकेंट कौन से सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस और मिसअलाइनमेंट की बात कर रही हैं ये यूएस की टेक कंपनीज। देखिए क्या है, यूएस चाहता है इंडिया के मार्केट का एक्सटेंडेड एक्सेस, ट्रेड, ओपननेस। तो बेसिकली जिस प्रकार से इंडियन कंपनीज को यूएस में ओपनली ऑपरेट किया जा रहा है, वैसे ही अमेरिकन टेक कंपनीज को भी इंडियन मार्केट में आप ओपनली ऑपरेट करने दो, उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी मत चलाओ। लेकिन ये यूएस की कंपनी बोल रही है कि इंडिया की सरकार इंक्रीज्ड सेंसरशिप लेके आ रही है, पॉलिटिकल स्पीच के ऊपर कंट्रोल लेके आ रही है, जिसके चलते यूएस कंपनीज के लिए चैलेंजिंग हो रहा है इंडिया की धरती पर ऑपरेट करना। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में ये यूएस की कंपनी बात कर रही है। सबसे पहला पॉइंट है इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको 2016 में इंडिया ने इंप्लीमेंट किया। 2016 में इंडिया ने इंप्लीमेंट किया कि भैया 6% टैक्स लगाया जाएगा उन पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर जो कि एक नॉन रेजिडेंट यूएस कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी को देती। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में, लेकिन गूगल एडवर्ड्स के थ्रू इंडिया में मार्केटिंग होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। तो मान लो जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, वो दिल्ली का कोचिंग इंस्टीट्यूट साल में 10 करोड़ रुपए की मार्केटिंग करता है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। तो वो 10 करोड़ रुपया किसके पास जाएगा? गूगल के पास जाएगा। अब गूगल वो एड्स किसको दिखा रहा है? इंडिया के व्यूअर्स को ही दिखा रहा है। तो 10 करोड़ रुपया गूगल ने कहां से कमाया? इंडिया के व्यूअर्स से कमाया। तो इस 10 करोड़ रुपए के ऊपर भारत सरकार ने 6% की इक्वलाइजेशन लेवी मांग ली। तो जो भी फॉरेन की टेक कंपनी इंडिया बेस्ड बिजनेसेस को या फिर किसी ऐसे बिजनेस को जो कि फॉरेन का है लेकिन इंडिया में उसका सब्सटेंशियल प्रेजेंस है, ऐसे बिजनेस को अपनी कोई सर्विस बेचता है, नॉन आप कह लो इंडिया बेस्ड टेक प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर भारत सरकार 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगा देगी। अब इस बात को लेकर अमेरिकन कंपनीज चिल्लाने लगी, उनका 6% प्रॉफिट खत्म हो गया। उनको बोला, अरे भाई ये क्या है? भारत सरकार सिंपल लॉजिक बोल रही, भारत सरकार बोल रही कि भाई तुम इंडिया के यूजर से पैसे वसूल रहे हो इंडिया के मार्केट का प्रयोग करके, तो उसके ऊपर 6% इक्वलाइजेशन लेवी तो तुम दोगे ही ना। यूएस कंपनी बोली, अरे नहीं नहीं भाई ये हमसे मत लीजिए। मतलब यूएस कंपनी चाहती है कि ये 6% पैसा भी वो अपनी जेब में रख लें। उसके बाद 2020 में केंद्र की सरकार लेके आई इक्वलाइजेशन लेवी 2.0। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इंडिया के अंदर, जो कि नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनके ग्रॉस रेवेन्यू का 2% टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। इस बात को भी लेके ये ई कॉमर्स रेगुलेटर रोने लगे कि अरे भाई हमसे ये क्यों आप इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 दे रहे हो, हमसे हमारे लिए तो काम करना मुश्किल हो रहा है, इतने सारे टैक्सेस हम पे लगा दोगे। तो वो इंडिया के इतने बड़े इंटरनेट मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन रीजनेबल अमाउंट ऑफ 6% या 2% टैक्स वो देना नहीं चाहते। जबकि ओवरऑल उनका जो ऑपरेशन है वो कैलिफोर्निया में बेस्ड है, टैक्सेस वगैरह वो अपने कैलिफोर्निया में फाइल करते हैं, लेकिन इंडिया में बेसिक अमाउंट ऑफ पैसा भी वो पे नहीं करना चाहते। ओके, तो 2016 की जो इक्वलाइजेशन लेवी और उसके बाद ये जो 2% मतलब 2020 में 2% जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 लगाई गई, इस बात को लेके यूएस टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि भाई ये इक्वलाइजेशन लेवी हटा दीजिए, 6% वाली भी 2% वाली भी। कई बार यूएस की सरकार और प्रेसिडेंट की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर भी डलवाया, इंडिया की सरकार बकल डाउन कर नहीं रही। इनफैक्ट 2021 में अमेंडमेंट लाने की बजाय यहाँ पे क्लैरिफाई किया भारत सरकार ने कि ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज में क्या क्या आता है। कोई भी एक ऐसी सर्विस जो कि ऑनलाइन सेल करती है गुड्स का या सर्विसेज का, उसके ऊपर ये 2.0% की इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 लगेगी। तो एक तो यूएस की कंपनी इस बात से नाराज है कि 2016 में तुमने 6% टैक्स लगा दिया और फिर तुमने 2020 में 2% और टैक्स लगा दिया।
तो इस एक्सेसिव टैक्स के चलते हमारा काम करना मुश्किल हो रहा है। कोई काम करना मुश्किल नहीं हो रहा दोस्तों, ये फॉरेन टेक कंपनीज इंडियन मार्केट से बहुत कमाती हैं और इससे ज्यादा टैक्स भी लगाएगी ना भारत सरकार, तो भले वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में चले जाएं टैक्सेस के अगेंस्ट, बट वो इंडिया का मार्केट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंडिया का मार्केट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आने वाले समय में अगर सबसे ज्यादा पैसा वो कहीं से कमाएंगे तो इंडिया के मार्केट से कमाएंगे। इस समय पे इंडिया में 759 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, 76 करोड़ यूजर्स। इंडिया की 50% आबादी ऑनलाइन आ चुकी है और इस आबादी को पैसों के लिए तो कैश ऑन करना है, तो इंडिया से तो बाहर निकलने से रहे वो। फिर आईटी रूल्स को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। ओवरऑल ये बताया गया है कि जो कंसोर्टियम है फॉरेन टेक फर्म्स का, ये कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज लेके आ रहा है। मतलब ये आईटी रूल्स प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के ऊपर कुछ कॉम्प्लायंस बर्डन डाले जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जिनके 5 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इंडिया के अंदर, तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब इसके अंदर आ गए। तो आईटी रूल्स बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको कंटेंट टेक डाउन करना है अगर सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है। लोकल लेवल पे आप एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला गया कि अगर आपसे बोला गया इस कंटेंट को फ्लैग करके कि इसको हटाओ तो हटाना पड़ेगा। एक ग्रीवेंस एपलेट कमेटी बना दी गई है, तो अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया कंपनी का सही समय पर डिसीजन नहीं लेता है, गलत डिसीजन लेता है, तो उसके अगेंस्ट अपील जा सकती है ग्रीवेंस एपलेट कमेटी के पास। तो ये आईटी रूल्स कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया फर्म्स को परेशान कर रहे हैं, ये भी यहां पे बोला जा रहा है। फिर भाई डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसका जो ड्राफ्ट है वो रिलीज किया गया नवंबर 2022 में। अब अभी के लिए तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यूएस कंपनीज एक बात को लेकर परेशान है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज को रोका जा सकता है। क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज कुछ कंट्रीज के साथ ही अलाउ किए जाएंगे। तो अब इस बात को लेकर अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज टेंशन में। गूगल के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के बहुत से सर्वर्स यूरोप और यूएस में। अगर क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को भारत की सरकार रोक देती है तो इन कंपनीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा कि ये अपने सर्वर्स को इंडिया के अंदर लगाएं, जिससे चलते इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए, डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया एक अगला हब बन सकता है डाटा प्रोसेसिंग का। इंडिया के अंदर 76 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और इन 76 करोड़ इंटरनेट यूजर्स का अपने आप में बहुत बड़ा डाटाबेस होगा। इस डाटाबेस को एनालाइज करने के लिए इंडिया को एक डाटा हब बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये डाटा इंडिया के बाहर के क्लाउड सर्वर्स में बेस्ड है तो बाहर की सरकारें उस डाटा को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगी, भारत सरकार का उसमें कोई से नहीं रहेगा। तो यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के हिसाब से हम भी अपना डाटा प्रोटेक्शन लॉ बना रहे हैं, लेकिन ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ मेटा, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनीज को पसंद आ नहीं रहा। उनको लग रहा है कि भाई ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज क्यों रोक रहे हो। वो कितनी भी डाटा माइनिंग करें, वो इंडिया के यूजर्स के डाटा को इस्तेमाल करके अपने एड्स चला के ओवरऑल फ्यूचर प्रोडक्ट्स बना के इंडिया के मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन जब इंडिया ने बोला कि क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज मत करो, इंडिया के लॉस को फॉलो करो, तो उनको परेशानी हो रही है। मतलब समझ लो, गवर्नमेंट के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ये फॉरेन कंपनीज मानना नहीं चाहती। फिर सीसीआईए ने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 को भी फ्लैग किया है। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज को एक माना गया। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, अब ये फोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अब यही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का काम दोस्तों ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, गूगल मीट हो गया। तो यहां पे भी आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो। तो प्रॉब्लम यह है कि जिस सेट ऑफ लॉस को टेलीग्राम सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब सब्जेक्टेड होंगे, उसी सेट ऑफ लॉस को ओटीटी सर्विसेज सब्जेक्टेड होंगी। तो कल की डेट में भारत सरकार व्हाट्सएप से बोल सकता है कि भाई कॉल रिकॉर्ड्स दो, ऑडियो कॉल के रिकॉर्ड्स दो, वीडियो कॉल के रिकॉर्ड्स दो। तो इस बात को भी लेकर अमेरिकन फर्म्स कह रही हैं कि भाई ये तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, आप ओवरऑल यूजर्स की प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे यूएस की डिजिटल कंपनीज इंडिया के रेगुलेटरी सेटअप के साथ पॉइंट कर रही हैं। फिर अगली न्यूज, सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी। देखिए, यह जस्टिस ऋतुराज अवस्थी साहब लॉ कमीशन के चेयरपर्सन, इन्होंने रिसेंटली क्या बोला। जो 22वां लॉ कमीशन है जिसको हेड कर रहे हैं ऋतुराज अवस्थी साहब, इन्होंने बोला है कि 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, सेडिशन लॉ को इंडियन पीनल कोड में रिटेन करने की जरूरत है, इसको हटाना यहाँ पे ठीक नहीं है। इन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि अभी का जो सेडिशन लॉ उसमें 3 साल तक की सजा है, हमें 7 साल तक की सजा देनी चाहिए। इस बात को लेके ऋतुराज अवस्थी साहब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर चाहे कश्मीर देख लो, चाहे केरला देख लो, चाहे पंजाब देख लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट देख लो, हालात बहुत ज़्यादा खराब है।
देश के अगेंस्ट काम करने वाली फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये फोर्सेस कल की डेट में देश को अंदर से तोड़ के ना रख दें, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सेडिशन लॉ को स्ट्रांग रखा जाए। ये सेडिशन लॉ कॉलोनियल एरा का है, इस बेसिस पे ही इसको हटा देना ठीक नहीं है। अभी भी एंटी इंडिया फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कि सरकार को काम नहीं करने देना चाहती हैं, सोशल फैब्रिक को तोड़ देना चाहती हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंट है। इसलिए सेडिशन लॉ को आईपीसी से हटाना नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऋतुराज अवस्थी के इस स्टैंड को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली बोल रही हैं कि ये रूलिंग पार्टी का एजेंडा है पर्सनल फ्रीडम को वॉयलेट करने के लिए। फिर भाई अगली न्यूज, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ बाय आधार ऑथेंटिकेशन अलाउड। तो भैया केंद्र की सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को अलाउ कर दिया है कि आप बर्थ और डेथ के लिए भी आधार का ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो क्या बोला जा रहा है, तो भाई जब बर्थ का केस होगा तो उस केस में कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो कि बर्थ को रिपोर्ट कर रहे हैं उनका आधार कार्ड लगेगा, और डेथ के केस में भी कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो कि डेथ को रिपोर्ट कर रहे हैं उनका आधार लगेगा, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे लगेगा। तो मतलब कोई अगर वॉलंटरी बेसिस पे, आधार के बेसिस पे बर्थ या डेथ के रजिस्ट्रेशन को जस्टिफाई करना चाहता है तो उसको अलाउ किया जाए, ऐसा केंद्र की सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को परमिशन दे दी है। ठीक है ना भाई। तो क्या बोला जा रहा है भाई, शैल बी अलाउड टू परफॉर्म येस और नो आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया येस और नो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। तो आधार नंबर के बेसिस पे आप डिटेल्स को एज पर रिपोर्टिंग फॉर्म्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स बता सकते हो। अब देखिए क्या है, चाइल्ड, पेरेंट और इन्फॉर्मेंट, बर्थ के बेसिस में अगर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना है तो जो बच्चा आ रहा है उसका जो पेरेंट है और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला इंडिविजुअल है उसका आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है। और डेथ के केसेस में या बर्थ के केसेस में ओवरऑल अगर आपको इन्फॉर्मेशन को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है तो पेरेंट, स्पाउस या इन्फॉर्मेंट जो कि इन्फॉर्मेशन को दे रहा है उसका आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी का बर्थ हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, तो जिसका बर्थ हुआ है, जिसका डेथ हुआ है, उसके पेरेंट का ऑथेंटिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एक वार्ड बॉय हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, उसका आधार ऑथेंटिकेशन, तो उसके बेसिस पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकता है। धीरे धीरे करके आधार ऑथेंटिकेशन के जो नियम हैं ये नोटिफाई हो रहे हैं। जैसे कि 2020 में ये नोटिफाई किया गया था कि सेंटर में अलाउ आधार ऑथेंटिकेशन बाय रिक्वेस्टिंग एंटिटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ पब्लिक फंड्स एंड प्रमोट ऑफ ईज ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे प्रमोट ऑफ ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस के रिस्पेक्ट पे डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आधार ऑथेंटिकेशन के हिसाब से दिए जा सकते हैं। फिर भाई, रशिया टू ट्रांसफर वैगनर हार्डवेयर टू आर्मी, प्रिगोजिन अराइव्स इन बेलारूस। तो अभी के लिए वैगनर ग्रुप की म्यूटनी के बाद अब वैगनर ग्रुप उस तरीके से रशिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ नहीं सकता, शायद वो लड़ना भी नहीं चाहते, तो प्रिगोजिन तो चले गए हैं बेलारूस में। अब वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं, देखिए प्रिगोजिन तो लीडर था, तो लीडर को तो यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको और पुतिन ने छोड़ दिया, लेकिन जो 25,000 हजारों की तादाद में वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स हैं, रशिया कोशिश कर रहा है कि उन सोल्जर्स को रशियन आर्मी से मिला लिया जाए। तो जो हैवी मिलिट्री हार्डवेयर है वैगनर ग्रुप का, उसको मॉस्को अपनी ओवरऑल आर्म्ड फोर्सेस को देना चाहता है। तो प्रेपरेशंस आर अंडर वे ताकि इस हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को वैगनर ग्रुप से ट्रांसफर करके रशियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाए। फिर रिसेंटली यहाँ पे एक रेड कारपेट पे खड़े होके मिस्टर पुतिन एड्रेस कर रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्रूप्स को, नेशनल गार्ड को, एफएसबी सिक्योरिटी सर्विसेज को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उनकी ओवरऑल लॉरल्स, उनकी लॉयल्टी की यहाँ पे तारीफ कर रहे थे, रशिया के फेट और मिलिट्री ओथ की याद दिला रहे थे। मतलब ओवरऑल एक लीडर पुतिन यहाँ पे अपने सोल्जर्स को इंस्पायर कर रहा था देश की सेवा के लिए। ठीक है, प्रिगोजिन की बात की जाए तो प्रिगोजिन प्लेन पे बैठ के पहुंच चुके हैं बेलारस। बेलारस से पहुंच के उनको सेटल वेटल किया जाएगा। ठीक है ना, अब किस हिसाब से सेटल किया जाएगा, कल की डेट में कोई खबर निकल के आई कि भैया कुछ हो गया, कुछ पिला दिया गया या खिड़की से नीचे गिरा दिया गया, प्रिगोजिन चले गए, इस तरीके की न्यूज़ भी आगे आ सकती है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। बट अभी के लिए जो वैगनर ग्रुप का मिलिट्री हार्डवेयर है उसको रशियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया जा रहा है। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। GMER की बात की जा रही, क्या है ये GMER? ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, जिनको नोटिफाई किया गया था 1997 में। 25 साल हो चुके हैं, 25 साल से इनफैक्ट ज़्यादा हो चुके हैं रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के आए हुए। अब इन रेगुलेशंस को रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक कंटेस्ट के हिसाब से, एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन नए रेगुलेशंस को लाने की ज़रूरत है। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन की जो न्यू GMER हैं, इनको विड्रॉ कर लिया गया था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। नेशनल मेडिकल कमीशन नए GMER लाने की कोशिश कर रहा था बट दे वर विड्रॉन।
ठीक है ना। उसके बाद से देखो तो बहुत सारी इमर्जिंग डिजीजेज आ चुकी हैं, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड स्टेक होल्डर्स की बढ़ चुकी हैं। मेडिकल एजुकेशन बहुत लर्नर सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक, जेंडर सेंसिटिव, आउटकम ओरिएंटेड बन चुकी है, एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट बन चुकी है। तो भाई यहाँ पे ओवरऑल बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज फॉर यंग मेडिकल स्टूडेंट्स, तो भैया एथिकल वैल्यूज पे स्ट्रेस लाया जा रहा है। पेशेंट की नीड्स की तरफ रिस्पॉन्सिव होना, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन लाना, अर्ली क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को और रिफाइन करना। तो यहाँ पे पढ़ाई में डायडैक्टिक लेक्चर्स पे ध्यान देने के बजाय, डायडैक्टिक लेक्चर्स जहाँ पे आप ज्ञान बांट रहे हो, और इनोवेटिव लेक्चर्स क्या होते हैं जहां पे ओवरऑल आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट के थ्रू चीजें सीख रहे हो। तो डायडैक्टिक लेक्चर्स केवल 33% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादातर इंटरैक्टिव सेशंस होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, केस स्टडीज होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में आप एमबीबीएस की पढ़ाई को और अच्छा कर पाओगे। जो बच्चे एमबीबीएस के एग्जाम में फेल हो गए उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम होने चाहिए, कॉमन काउंसलिंग होनी चाहिए एडमिशन की 2024 से, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स 3 से 6 हफ्ते के अंदर आने चाहिए। तो इस प्रकार से एक इम्प्रूव्ड रेगुलेशंस की जरूरत है जनरल मेडिकल एजुकेशन में। ये इम्प्रूव्ड रेगुलेशन मेडिकल पढ़ाई के इकोसिस्टम को इंडिया में और इवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। 2 और लेक्चर्स यहाँ पे बचे हैं जिनको मैं कल के टॉपिक में कंप्लीट कर दूंगा। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा दोस्तों। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और आप ऐप और वेबसाइट में मेरे मेंटरशिप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।